माय डियर IAS PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक। मैं अलीगढ़ में पोस्टेड था असिस्टेंट कमिश्नर। तो एक बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए सुना रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि एक IAS PCS अधिकारी जो होता है वो एक अलग प्रकार के ब्रेन वेव्स से प्रचालित होता है। ही इज गवर्न्ड बाय सम ब्रेन वेव, और वो जो ब्रेन वेव होती है उसको पकड़ पाना हर अधिकारी के बस की भी बात नहीं है। बहुत से अधिकारी मुझसे भी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं कितना बन पाया ये तो मैं जानता हूँ और मेरा विभाग जानता है, जिसने मुझे सदैव पुरस्कारों से नवाजा है। लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है, हम कितने भी ब्रिलियंट बन सकते हैं। अब उस इंटेलिजेंस और उस ब्रिलियंस का हम फ़ायदा उठा सकते हैं घूसखोरी करने में, क्योंकि एक सामान्य अधिकारी से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो इतना गहरा जाके खोजबीन कर लेगा, तो कोई पकड़ भी नहीं सकता। अगर कोई अधिकारी अपनी इंटेलिजेंस से किसी पब्लिक के व्यक्ति, व्यापारी या कंपनी को ये बता देता है कि उसने ये चीज़ पकड़ ली है, अब इसको ऑन रिकॉर्ड न लाया जाए, इस बात के लिए वो कितने लाख या कितने करोड़ रुपए अवैध धन ले सकता है, ये उसकी नैतिकता और उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। मैंने सदैव इस इंटेलिजेंस का फ़ायदा राजस्व हित में उठाया और सरकार को उसका लाभ दिलाया, और ये मेरे कलेक्शन से क्लियर है। नहीं तो मैं सामान्य कलेक्शन करता, मैं तो बिक्री कर विभाग में था जिसका काम ही कलेक्शन करना है। तो मैं सामान्य करता, जब बाकी लोग 20 लाख इकट्ठा कर रहे हैं साल भर में, तो मैं 20-25 कर लेता तो आराम से मैं बहुत बढ़िया अधिकारी कहलाता। लेकिन मैंने 20 के अगेंस्ट 60 लाख किया, 1 करोड़ किया, 1 करोड़ के अगेंस्ट 3 करोड़ किया। इस तरह के टारगेट्स मैंने अचीव किए। ये तभी बेटा संभव है जब हम अपने इंटेलिजेंस का और अपने सुपर ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल राजस्व हित में करें। मैं एक और बात बताऊं, व्यापारी इसका बुरा नहीं मानते हैं, व्यापारी डरते हैं इस बात से। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो आपके सामने गन रख दें और ये करें वो करें, नथिंग लाइक दैट। जब वो जान जाते हैं कि आप सचमुच ईमानदार हैं और सचमुच आप राजस्व हित में काम कर रहे हैं, तो फिर वो आपके सामने नहीं पड़ते। अगर आप फ्लाइंग स्क्वाड में हैं, जैसे कि आजकल हमारे GST विभाग में फ्लाइंग स्क्वाड, मोबाइल स्क्वाड बहुत ज़्यादा चल रहा है। चेक पोस्टें तो बंद हो चुकी हैं, हमारे ज़माने में चेक पोस्टें भी हुआ करती थी। तो या तो वो आपके सामने नहीं पड़ेगा, और या फिर चुपचाप टैक्स अदा करेगा या जुर्माना भरेगा। गेम खेलेगा कि पकड़ गए तो पकड़ गए, नहीं पकड़े गए तो जुर्माना भर देंगे, पकड़े गए तो जुर्माना भर देंगे, नहीं पकड़े गए तो मस्ती करेंगे। और या फिर वो एक काम करेगा कि ईमानदारी से व्यापार करना शुरू कर देगा। मेरे टाइम में बहुत व्यापारी कन्वर्ट हुए और ईमानदारी से उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, और मैंने कई बार चेक किया कि वो वास्तव में ईमानदारी से ही व्यापार कर रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें प्रेरित किया कि वो किसी कंपनी की डीलरशिप ले लें तो उनको बहुत बड़ा आदमी बनने में सहायता मिलेगी, और ईमानदारी से व्यापार करेंगे, सरकार को टैक्स मिलेगा। उन्होंने मेरी बात मानी और वो रजिस्टर्ड हुए। एक 2-3 बातें तो मैं पहले बता चुका हूं, जिन लोगों को याद होगा कि अलीगढ़ के अमीर निशा मार्केट में कोई व्यापारी रजिस्टर्ड नहीं था। मैंने वहां दौरा किया। अलीगढ़ बहुत सेंसिटिव स्थान भी है सांप्रदायिक तरीके से, लेकिन वहाँ दौरा करना और व्यापारियों से मिलना, उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करना, ये लंबी कहानी मैं सुना चुका हूँ। और अमीर निशा मार्केट लगभग पूरा रजिस्टर्ड हो गया था। उन लोगों ने मिलकर मुझे ऑफर भी दिया था कि आप इतना पैसा ले लें और रजिस्ट्रेशन की बात ना करें। मैंने कहा नहीं, इतना ही पैसा, बल्कि इससे बहुत कम पैसा रजिस्ट्रेशन में लगेगा, और आप लोग टैक्स पेड व्यापार करते हैं, आपका कोई टैक्स लायबिलिटी भी नहीं है। और मैंने अपना वादा निभाया, उन्हें रजिस्ट्रेशन दिया।
बिल्कुल उनको एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा, क्लर्कों तक को नहीं देना पड़ा, जो बख्शिश देते हैं लोग, वो भी नहीं देनी पड़ी। मैंने सारे क्लर्कों से कह दिया था कि इन लोगों ने मेरे कहने पर रजिस्ट्रेशन लिया है, इनसे आप एक पैसा ना लें। मार्केट के व्यापारी बेहद भले लोग मुझे लगे और बहुत ही शराफत से पेश आए। नो डाउट मैं तारीफ करूंगा अलीगढ़ के व्यापारियों की। और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। बाद में वो गिफ्ट वगैरह ऑफर करते रहे, मैंने कहा नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, अगर मैं लूँगा तो ख़रीद के लूँगा। मैं कभी भी किसी व्यापारी से इस तरह की गिफ्ट वगैरह नहीं लेता था। इसलिए लोग बहुत सम्मान करते थे और मेरी हर बात मानते थे। और कोई अधिकारी होता तो शायद वो कुछ प्रतिरोध करते, विरोध करते या कुछ और करते। जैसा कि एक बार आगरा में मेरे एक पड़ोसी असिस्टेंट कमिश्नर थे, बल्कि डिप्टी कमिश्नर कहेंगे, बाद में नाम परिवर्तन हो गया था, पदनाम, तो डिप्टी कमिश्नर कहिए। तो भरे बाजार में पिटे थे केवल इसलिए कि वो यही प्रयास कर रहे थे रजिस्ट्रेशन दिलाने का। आगरा में एक हींग की मंडी स्थान है, हींग की मंडी में वो प्रयास कर रहे थे रजिस्ट्रेशन दिलाने का। यही प्रयास मैंने सदर बाजार नौलखा, जो लोग आगरा के हों वो जानते हैं कि वहाँ नौलखा एक स्थान है सदर बाजार के पीछे, नौलखा। और इसके अलावा और कई जगह हैं वहाँ पर, छोटी जगह हैं, दौरेठा नंबर 2 और वो रेलवे लाइन के किनारे, और ऐसे तमाम स्थान मुझे याद आ रहे हैं। बहुत प्यारे लोग मिले मुझे। उन लोगों को मैंने समझाया कि रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। जब तक आपके पास सेल्स टैक्स नंबर नहीं है तब तक जो है आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे लैंडलाइन फ़ोन की वैल्यू होती थी एक ज़माने में, वैसे ही मैंने कहा ये एक नंबर है, परमानेंट आपकी पहचान है। लोगों ने लिए, मैंने उन्हें उनके घर गया, पूरे गांव को मैंने विज़िट किया। गांव में विज़िट करके चाय वाय में पीता था उनके यहाँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा खाँटी ईमानदार बनता था मैं तुम्हारी चाय भी नहीं पीऊँगा, बिल्कुल पीता था। अब कोई ज़हर थोड़ी मिला देगा चाय में। बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। ऐसे ही नौलखा में एक व्यापारी थे, तो वो बड़े व्यापारी थे, एक जनरल मर्चेंट स्टोर था उनका, मोती वोती वगैरह बेचा करते थे। आगरा में तो एम्पोरियम बहुत हैं, तो बहुत ऑफर करते रहे कि सर ये सच्चे मोती हैं और मैम के लिए ये हार ले जाइए, ये वो फलाना। मैंने कहा मेरे पास है जितना उतना ही काफ़ी है, बस आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कुल उस समय 100 रुपये थी। मैंने कहा सिर्फ 100 रुपये फ़ीस में आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है और आपको जो है कोई पैसा खर्च नहीं करना है। मैं ये वादा ज़रूर निभाता था, हालांकि मेरे क्लर्क भी मेरा बहुत साथ देते थे। वरना क्लर्क को जो जो धनराशि मिलती है छोटी मोटी रजिस्ट्रेशन के समय, एक उसको घूस क्या कहें, एक तरह का बख्शिश इनाम के कह लीजिए, या चपरासी को भी कुछ मिल जाता है, उन्होंने वो भी छोड़ दी। पता नहीं लोग इतना प्यार क्यों करते थे मुझे, इतना चाहते थे, इतना सम्मान करते थे। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ईमानदारी सरकारी नौकरी करें तो तनख्वाह इतनी है कि आप बहुत अच्छे से गुजर भी कर सकते हैं, क्योंकि पर्क्स बहुत हैं, यानी आपको सुविधाएं बहुत हैं। कुछ सुविधाएं ज़रूर इलीगल की श्रेणी में आती हैं, कंडक्ट रूल्स के खिलाफ हैं, लेकिन वो मिलती चली आ रही हैं। जैसे कि अर्दली, चपरासी वगैरह घर का काम करते हैं काफ़ी कुछ सर्विसेज में। सेल्स टैक्स में कोई नहीं करेगा, बड़े अमीर चपरासी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन ट्रेजरी अफसर जब मैं था तो तमाम लोग सेवा के लिए लगे रहते थे। लेकिन मेरी मिसेस को घर के काम करने की आदत है, उन्हें अच्छा लगता है। आज भी वो तमाम सारे हाउस होल्ड हेल्प होने के बावजूद, कई मेड और कई सर्वेंट्स होने के बावजूद भी वो स्वयं दिन भर काम करती है, उन्हें ये अच्छा लगता है। तो उन्होंने तब भी उनकी हेल्प स्वीकार नहीं की। आते थे लोग, बैठे रहते थे, कोई आदेश हो तो पालन करने के लिए। 3-3 चपरासी, गार्डनर, माली और वो गैरेज बॉय होता था। गाड़ी नहीं थी लेकिन गैरेज बॉय होता था, क्योंकि गैरेज था जो बेंगलो मिला हुआ था उसमें। तो ये सब लोग हुआ करते थे सफाई के लिए। तमाम इतना बड़ा मकान कौन सफाई करेगा, तो नेचुरली वो लोग करते हैं। और वो इलीगल भी नहीं है, वो सरकार की तरफ से मिलते हैं। इलीगल ये होता है उनसे बर्तन मंजवाना, गलत होता है नो डाउट। हालांकि मांजते हैं सारे सरकारी अधिकारियों के घरों में। सरकारी कर्मचारी जो सरकारी सेवक हैं वही घर का काम किया करते हैं, लेकिन मैंने नहीं कराया। मैंने तो एक मेड रखी थी, उसके लिए बाद में लोगों ने कहा कि ये भातु समुदाय से है और भातु समुदाय की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। मुरादाबाद में एक भातु ट्राइब होती है। मैंने कहा वो बेचारी बहुत सीधी सादी है और ऐसी कोई बात मुझे लगती नहीं है। लोग बोले नहीं सर ये लोग बहुत चोर होते हैं फलाना। हमने कहा ये लोग और होते हैं, ये शब्द मत बोलिए।
मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, और मैंने वो बराबर 3 साल मेरे यहाँ काम करती रही और कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई। तो एक्चुअली ये एक हमारी धारणा है कि फलानी जाति ऐसा होती है। अब अंग्रेज़ों ने उस जाति को बाकायदा गज़ेटियर में लिखा हुआ, मैंने ट्रेज़री में देखा था गज़ेटियर ऑफ इंडिया, उसमें भातु ट्राइब के लिए लिखा था कि इनका मूल पेशा चोरी है। ऐसी कई ट्राइब्स हैं। यूपी में ट्राइब्स वैसे हैं नहीं, अब जब उत्तराखंड अलग हो गया तब तो ट्राइब ही नहीं बची यूपी में, लेकिन भातु ट्राइब मुरादाबाद की एक ट्राइब है। और मुझे सच में बताऊं, 5-6 लोग मुझे भातु ट्राइब के मिले, बड़े आज्ञाकारी और बहुत ही विनम्र और बहुत अच्छे लोग मिले। एक्चुअली मैं किसी जाति के लिए पूर्वाग्रह नहीं रखता कभी भी कि ये जाति ऐसी होती है, मैं ये नहीं रखता। हाँ, कभी कभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है कि जैसे मैंने ये देखा कि मुझे स्टूडेंट्स के रूप में कुछ एक विशेष राज्य के लोगों ने बहुत परेशान किया। ये एक स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग उस राज्य के हैं तो वो परेशान ही करेंगे। तो चीट करने की कोशिश करना, वीडियोस को बेचने की कोशिश करना, नोट्स बेचने की कोशिश करना, ये सारा काम करना एक विशेष राज्य है। तो अब लोगों ने बदनाम भी कि ऐसे लोग बदनाम करते हैं, उसी राज्य से लोग आईएएस पीसीएस भी खूब बनते हैं, मैं प्रशंसा करता हूँ, पढ़ाकू पने की भी प्रशंसा करता हूँ, तारीफ हमेशा करता हूँ। लेकिन खेद होता है जब कुछ लोग ऐसे काम करते हैं तो राज्य को बदनाम करते हैं। ऐसे कुछ लोग ट्राइब को बदनाम करते हैं, कुछ कास्ट को बदनाम करते हैं, लेकिन सारे लोग तो ऐसे नहीं होते। तो ये बहुत एक विचित्र चीज़ है दुनिया में कि हम सबको एक समान लेते हैं, सारे लोग एक से नहीं हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, एक सरकारी अधिकारी जब कार्य करता है तो ब्रेन वेव्स के सहारे चलता है। अब तुम कह सकते हो बेटे कि ब्रेन होगा तो वेव्स तो होंगी ही, और ब्रेन है, इस बात का प्रूफ है कि वो सेलेक्ट हुआ है यूपीएससी में या पीसीएस में। ब्रेन तो है ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन ब्रेन में वेव्स हैं कि नहीं, ये बात अलग है। जैसे नदी है, लेकिन नदी में लहरें उठ रही हैं कि नहीं, ये अलग बात है। लहरें कब उठती हैं? जब हवा चलती है, तभी तो उठती हैं लहरें। तो यानी जब हमारे ब्रेन को जब वो मिलता है, भोजन मिलता है, यानी हम कंटिन्यूअसली रीड करते हैं। आप लोगों से मेरी एक शिष्या ने जो डिप्टी एसपी हुई है, जब मैंने अपने ध्यान कक्ष में उसका इंटरव्यू लिया था और जब वो सेलेक्ट हो गई तो उसने क्या बताया था कि इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है पीसीएस आईएएस के लिए। ये भविष्य में इससे भी बहुत ज़्यादा कर की जाने वाली मेहनत का पूर्वाभ्यास है, रिहर्सल है। तो ब्रेन वेव्स तब पैदा होंगी जब आप जितना पढ़ पढ़ के गए हैं। आपको तो जो है तमाम सारे अन ऑफिसर अपनी अन कोचिंग में बैठ के और अन टीचिंग कर रहे हैं और आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये किताब मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, नोट्स मत बनाना, मिर्ज़ापुरी मत पढ़ना, ये न, बस 4 किताबें पढ़ लेना। परिणाम स्वरूप आप पास तो होते ही नहीं हैं। तो बात ये ना कि जब आपको इस तरह के मिसगाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं, जो स्वयं तो बन गए लेकिन आपको नहीं चाहते कि आप बने, और केवल उनके पेड कोर्सेज ज्वाइन करते रहें, तब आपका करियर तबाह होता है। ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। तो ब्रेन वेव्स बेटा तब पैदा होंगी जब आपको जो आप पढ़ के गए हैं, यानी कि आपने बहुत विस्तार से सब कुछ पढ़ा है और आप सेलेक्ट हो गए हैं, फिर आपको निरंतर पढ़ना है। और जो पढ़ने से डर जाते हैं वो व्यापार में उतर आते हैं नौकरी छोड़ के। 1 साल भी किए नहीं होती नौकरी उनसे, क्योंकि उन्हें व्यापार करना है। ढोंग ऐसा करेंगे कि हम तो छात्रों के लिए मसीहा बन के अवतरित हुए हैं और हम तो निःशुल्क पढ़ाने के लिए आए हैं, 4 वीडियो निःशुल्क देंगे, इसके बाद वो सब करेंगे। मैंने प्रारंभ से कहा कि मैं निःशुल्क इतना सारा दूंगा, लेकिन मेरा पेड क्लास भी है और मैं बिल्कुल अपने आजीविका के लिए पेड क्लास भी चलाता हूँ। मैं कोई ढोंग नहीं करता कि मैं कोई मसीहा बन के आया हूँ। मैं अधिक से अधिक आपको फ्री क्लास में देना चाहता हूँ, लेकिन टू द पॉइंट कंसंट्रेशन के साथ में 1 to 1 कम्युनिकेशन तो पेड क्लास में ही बेटा संभव है। यहाँ पर कैसे संभव है? 50,000 सब्सक्राइबर है, मैं सबसे कैसे बात कर सकता हूँ? नेचुरल सी बात है। तो मैं ऑनेस्टली यहाँ भी वही बात कर रहा हूँ आपसे कि अधिकारी बनने के बाद आपको निरंतर मैनुअल्स पढ़ने हैं। रोज़ आपको इतने कम से कम परिपत्र मिलते हैं डाक में, यानी कि जो सर्कुलर्स होते हैं गवर्नमेंट के, मीमोज होते हैं, सर्कुलर होते हैं, तमाम तरह के लेटर्स होते हैं।
उनको जनरली ऑफिसर साइन करते जाते हैं, 1 घंटा लगता है साइन करने में, डिपेंडिंग ऑन पोस्ट एंड डिपार्टमेंट। 1 घंटे से ट्रेजरी अफसर में था तो मैं कम से कम सुबह 10 बजे साइन करने बैठता था, तो पेंशन पेपर्स और ये सर्कुलर्स वगैरह मिला के मुझे कम से कम 5 बज जाता था शाम का। 5 बीच में मैं लंच नहीं करता था, सिर्फ चाय पीता था, कॉफ़ी पीता था बीच-बीच में, और खाना मैं खा के आता था 10 बजे। उस समय मेरी यही आदत थी, और घर पहुँच के फिर मैं 6-7 बजे फिर खाना खाता था। बिल्कुल जैन वाली आदत थी। मैं जैनियों का पड़ोसी हूँ। भरथना में मेरे मोहल्ले में जैन मंदिर है, तो वो सब वहाँ पे रिवाज है, सब लोग 5 बजे खाना खा लेते हैं। हम लोग भी 5 बजे 6 बजे शाम को खाना खा लेते थे। अब ये आदत बदल गई, अब लंच डिनर ब्रेकफास्ट की आदत हो गई। तो इतने सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो जो परिपत्र पे अधिकारी सिग्नेचर करते हैं बड़े बाबू के लिए, छोटे बाबू के लिए, यानी कि क्लर्कों के लिए, कीप ऑन फाइल, KOF लिखा जाता था पहले, आजकल लिखा जाता है पत्रावलित करें, तो सबको फाइल पर रखना। लेकिन रखने से नहीं मतलब है, मैं उनको पढ़ता था, क्योंकि ये जो 10 से 5 का मेरा कार्यक्रम था, इसमें 1 घंटा मैंने पढ़ने के लिए निकाला हुआ था, फिर मैं टिप्पणी करता था उस पर, जिसको कि आप PCS में टिप्पण करके एक वो है, सिलेबस में है, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, आलेखन, प्रालेखन, टिप्पण। तो वो टिप्पणी उस पे लिखता था पढ़ के, जिसको मैं पढ़ लेता था उस पर मैं लिखता था पढ़ा, साइन, डेट, पढ़ा। उस ज़माने में हिंदी का वो नहीं था, कंपल्शन नहीं था, अंग्रेज़ी में भी लिख सकते थे, तो जनरली लिखा होता था आर, माने पढ़ लिया, आर सिग्नेचर। अंग्रेज़ी में KOF, कीप ऑन फाइल। RIO, रिटर्न इन ओरिजिनल, अगर पढ़ लिया और वापस करना है, कई चीज़ें होती जो पढ़ के वापस करनी है, तो RIO, रिटर्न इन ओरिजिनल, तब ये चला करता था। तो ये प्रक्रिया थी, हाथ दुख जाता था, हाथ दर्द करने लगता था। इस पर मैंने एक बार एक छोटी सी कहानी भी बताई थी कि एक CDPO थी महिला, और बहुत स्मार्ट महिला थी, और वो आके मेरे पास बैठा करती थी अपने बिल्स वगैरह पेमेंट करवाने के लिए। तो बड़ा ही दुखी होती रहती थी मेरे लिए, कहती थी आपके हाथ दर्द करने लगते होंगे सर, आपका तो अंगूठा नीला पड़ गया है सर, आपकी उंगलियां तो बहुत कोमल हैं और दर्द करने लगती होंगी। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स उंगलियों के हमेशा मिलता रहा कि ये जो अभी मैंने बताया विमेन से ज़्यादातर, तो मैं हंसता था। मैंने कहा कि चाहे उंगलियां कोमल हों या अंगूठा नीला पड़े, करना तो है ही है। तो बहुत ही ज़्यादा वो दर्द दिखाती थी। स्त्रियों में एक दर्द और एक स्नेह स्वाभाविक होता है, इस तरह का जो होता है, कोई गलत उद्देश्य नहीं, लेकिन एक स्वाभाविक स्नेह उनके अंदर होता है, उन्हें ये चीज़ जल्दी फील होती है। तो मैं कई बार कहा करता था कि जब आप कहती हैं तो वो दर्द बढ़ जाता है, घटता नहीं। तो सिग्नेचर करते करते ठेठ पड़ जाती थी अंगूठे में, यहाँ पर ठेठ, वो जो पेन होता था होल्डर जैसा, सरकारी पेन होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, और नुकीले ऊपर को, पेन स्टैंड भी गवर्नमेंट के अलग ही तरह के होते हैं, तो उसको जब पकड़ते हैं तो वो यहाँ पे टच करता रहता था, तो ये हिस्सा एकदम ठेठ पड़ जाती थी, बिल्कुल जो है कॉर्न जैसा निकल आता था, इतना इतना साइन करना पड़ता था। और एक समय मैंने पढ़ने के लिए निकाला था, शाम को 8 बजे से लेके और 11 बजे रात तक, 3 घंटे। बीच में खाना भी खाता था, खाना तो मेरा 10 मिनट में होता है, खाना खा के मैं फिर पढ़ने लगता था, और ये MGO पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था, ट्रेजरी मैनुअल पढ़ता था, जो हैंडबुक थी ट्रेजरी में, फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 1, 2 वगैरह, ये सब ये पढ़ा करता था। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान होगा। एक बार मेरे जॉइंट कमिश्नर ने मुझसे कहा कि आप, ये काम है एक व्यापारी का, क्या आप कर सकते हैं? मैंने कहा सर, मैं ट्रेंडम तो नहीं बता सकता कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। फिर मैंने अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की 4-5 रूलिंग उन्हें बताई कि सर, अगर आप चाहें कि करना है तो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की ये 4-5 रूलिंग है, इनको कोर्ट करके मैं ये काम कर दूंगा। और अगर आपका आदेश हो कि नहीं करना है, जैसा आपका आदेश हो, अगर आप चाहें कि नहीं करना है, तो 4-5 रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की वो भी हैं जिनके आधार पर ये नहीं किया जाएगा। अब व्यापारी लड़ता रहे सुप्रीम कोर्ट में तक जाके कि सर, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ये किया जा सकता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लेंगे वो लेंगे। कोर्ट में निर्णय सब तरह के मिल जाते हैं, हमारे फेवर में भी और अगेंस्ट भी, व्यापारी के फेवर में भी, व्यापारी के अगेंस्ट भी। कोई इंटरनेट तो था नहीं उस ज़माने में, इसका मतलब सोचो कितना पढ़ता होऊंगा जो मुझे तुरंत मिल गए वो सारे। AIR की मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, तो जो ऑल इंडिया रिव्यू जो है, AIR की, सेल्स टैक्स की, CTR जो था, कॉमर्शियल टैक्स रिव्यू, और तमाम सारी चीज़ें,
इतने जर्नल्स थे, एटीजे, इलाहाबाद टैक्स जर्नल, ये सब मेरे पास दसियों अलमारियां भरी पड़ी थी। ये मेरी 16,000 पुस्तकों में ये शामिल नहीं है, ये अलग है। इनकी संख्या भी कम से कम 10-12 हज़ार होगी पुस्तकों की, और ये सब पढ़ डाली थी पूरी, मतलब इंडेक्स सबकी पढ़ डाली थी कि कौन कहाँ मिलेगा, खट से देख लेंगे। ये पूरी नहीं पढ़नी होती, दीज आर जस्ट लाइक डिक्शनरीज, डिक्शनरी की तरह होती। यानी हमने इंडेक्स पढ़ी हुई है कि हमें ये मालूम है कि अगर मुझे ये वाली रूलिंग देखनी है तो ये किस किताब में मिलेगी, तो ये हमें पता हो। हमारा एग्ज़ाम भी ऐसे ही होता है। आईएएस पीसीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम होता है, ट्रेनिंग के बाद कई एग्ज़ाम होते हैं, बीच बीच में होते रहते हैं, उनके नंबर काउंट करते हैं, पोस्टिंग उन्हीं पर डिपेंड करती है। उन एग्ज़ाम्स में पुस्तकें अलाउड होती थी, अलाउड क्या, लाइब्रेरी में बैठ के एग्ज़ाम होता था। नैनीताल एटीआई में लाइब्रेरी में बैठ के एग्ज़ाम होता था, हम लोग अपने पसंद की पुस्तक चुन के लिख सकते थे उसमें देखकर। लेकिन दिक्कत ये है कि किस पुस्तक में मिलेगा प्रश्न, यही तो दिक्कत है। वहाँ तो हज़ारों पुस्तकें रखी हैं, बीसों हज़ार किताबें रखी हैं। तो हम लोग साल भर करते क्या थे ट्रेनिंग में, किताबों में ये छानते थे कि कौन सा क्वेश्चन किस किताब में मिलेगा। बेटा, एक अधिकारी बनना और एक अधिकारी बने रहना और शान से बने रहना, इन सब में आपका परिश्रम निहित है। आपके पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ये जो तमाम सारे अन कोचिंग वाले, जो अन ऑफिसर जो आपको जो उल्टा सीधा राय देते हैं कि 4 किताबें पढ़ के आप पास हो जाएंगे, ये सिर्फ अपना धंधा पानी कर रहे हैं और कुछ नहीं। इससे कोई काम नहीं बनना जब तक आप में वो इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होगी। इंटरव्यू बोर्ड क्या देखता है, मेंस का एग्जामिनर क्या देखता है कि आप भविष्य में इतनी मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये बात है ना। मान लो अगर मुझे एक पल्लेदार रखना, बड़ी अजीब सी तुलना है। पल्लेदार जानते हैं ना, पीठ पे बोझा उठाता है। मुझे एक पल्लेदार रखना है कि भाई जो है मेरी गेहूं की दुकान है, 1-1 क्विंटल के बोरे उठाने, और मान लो मैं पल्लेदारों का इंटरव्यू कर रहा हूँ और लाइन लगी हुई, मैं हर एक से एक बोरा उठवाऊंगा। पहले ये बोरा उठा के देखो भाई, 1 क्विंटल का बोरा 100 किलो का उठा पाते हो कि नहीं। अब एक आता है कहता है कि मैं 5 किलो उठा लेता हूँ। मैं कहूँगा 5 किलो उठा लेते हो तो ये 1-1 क्विंटल के बोरे कैसे उठाओगे। कहेगा सर जब आप रख लेंगे हमें तो सीख ही जाएंगे, मैं तो नहीं रखूँगा उसे। जिसका शरीर बता रहा है कि 5 किलो से ज़्यादा उठा ही नहीं सकता, तो क्या मैं उसको अपना नौकर रखूँगा। ऐसे ही सरकार आपको नौकर रखती है कि क्या इतनी ब्रेन वेव्स आपके अंदर हैं, क्या इतनी मेहनत आप कर सकते हैं, क्या इतना परिश्रम आप कर सकते हैं। अब मैं जो ये लेक्चर दे रहा हूँ ये मेरे लिए बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, एकदम मेरे व्यापार के खिलाफ है। कोचिंग व्यापार ही है, मैं पेड क्लास भी देता हूँ। इसको सुन के कई लोग सोच सकते हैं कि अब हम तो तैयारी नहीं करें क्योंकि हमारी तो पढ़ने की आदत ही नहीं है, हम तो नोट्स के सहारे रहते हैं। एक और बात बता दूं, मेरे जो नोट्स बेचने वाले कुछ लोग हैं कुछ लोग जो दावा करते हैं कि उनके पास शिखर एकेडमी के या आनंद प्रदीक्षित के नोट्स हैं, सब झूठ बोलते हैं। इसलिए कि नोट्स पढ़ के पहली बात तो कोई पास नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि जो लोग नोट्स बेच रहे हैं वो कभी मेरे छात्र रहे ही नहीं। मेरे छात्र के अंदर मेरा क्लास करने के बाद इतना संस्कार पैदा हो जाता है कि वो अपने नोट्स आपको बेचेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है ये अनमोल है और ये मेरे आईएएस बनने के लिए है, मैं इनको बेचूंगा नहीं। ये बात अलग है कि वो अपने कजन्स में शेयर कर सकता है, अपने भाई बहनों में शेयर कर सकता है, दोस्तों में शेयर कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनली बेचेगा नहीं। अगर कोई कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है 100%। आप मुझसे वेरीफाई कर लीजिए कि फलाने नाम का, अभी 2-3 लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया कि कोई कह रहा है कि आपके नोट्स उसके पास हैं, वो अपने को जो है भविष्य का कलेक्टर कहता है, फलाना ढिमाका। मैंने कहा ऐसा कोई छात्र मेरा स्टूडेंट नहीं रहा है। जो फ़ोटो भेजी, कोचिंग की भी फ़ोटो भेजी उन्होंने, मैंने कहा कि बेटा ये कभी मेरा छात्र नहीं रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास मेरे कोई नोट्स वोट्स नहीं है, आप पैसे उसे बर्बाद ना करिए। आपकी इच्छा है आपको बर्बाद करना हो तो आपके पैसे हैं, खूब करिए, जहाँ मर्जी आए लुटाइए, लेकिन नोट्स पढ़ के पहली बात कोई पास नहीं होता। मेरे यहाँ ऐसे छात्र हैं कि पति पत्नी दोनों ने डबल फीस दे के, मतलब पति ने भी फीस दी, पत्नी ने भी दी। 4 भाई बहन, शालिनी और सविता और दीपक और एक लड़का, और उनके चारों भाई बहन ने अलग अलग फीस दे के चारों ने एडमिशन लिया। 3 सेलेक्ट भी हुए, पीसीएस जे हैं, उन्होंने जीएस में एडमिशन लिया था पहले, बहुत पहले की बात। इसी प्रकार से भाई भाई ने, पिता पुत्री भी पढ़े हमारे यहाँ। ये भी मजे की बात है, पुत्री 12th करने के बाद सीधे आ गई और पिता 45 ईयर्स तक की एज में, जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसके अंतर्गत, तो पिता पुत्री दोनों एक साथ पढ़े। फोटो में बाकायदे हमारे फेसबुक पे एल्बम्स में। भाई बहन पढ़े, भाई भाई पढ़े, बहनें बहनें पढ़ी। ये सोचो ऑनलाइन, ये सोचिए सबसे बड़ी, सुबूर अहमद ऑनलाइन, अहमद पुणे से क्लास कर रहा था, उसकी बहन भी पढ़ रही थी साथ में, दोनों ने अलग अलग फीस जमा की। ये ईमानदारी की चरम सीमा है।
क्लास में तो दो लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक छुप के नहीं आ सकता, लेकिन ऑनलाइन तो स्काइप के थ्रू क्लास चल रहा था। वो एडमिशन लेता और उसकी सिस्टर साइड में बैठ के सब कुछ नोट करती रहती, मैं क्या कर लेता। लेकिन ये ईमानदारी है, गुरु के प्रति एक श्रद्धा है कि उसने पूरी फीस सिस्टर ने भी और ब्रदर ने भी, दोनों ने जमा की। ऐसे छात्र मेरे लिए बहुत ही अधिक सम्माननीय हैं और मुझे इन पर गर्व है। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग चीज़ होती है, कितना वो पढ़ पाए, कौन सी उनकी घरेलू कंडीशंस हैं, क्या उन्होंने कितना गेन किया, क्या उनके जो भी एक तरह की डेस्टिनी भी साथ चलती है थोड़ी बहुत, और बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन ये छात्र प्रशंसनीय है। और इसके विपरीत तमाम छात्र एक ही राज्य से ऐसे मिले मुझे, एक ही राज्य के अलग अलग स्थानों पर, जिन्होंने धंधे खोल लिए, मेरे वीडियो दिखा रहे हैं, फ़ोन में ही दिखा रहे हैं, लोगों का एडमिशन दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, लिख भी रहे हैं मुझे कि मैंने आपके वीडियो से इतने पैसे कमा लिए। ऐसे ऐसे लोग भी। नोट्स बेचते हुए पकड़ा गया, इसके बाद मुझे 50 तरह से ट्रोल करने लगा क्योंकि नोट्स बेच रहा था। ऐसे ऐसे लोग भी। ये लोग राज्य का नाम बदनाम करते हैं, जबकि मेरे माइंड में उस राज्य की इमेज बहुत अच्छी रही, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। दोनों ही राज्यों की इमेज मेरे माइंड में बहुत अच्छी है और मैं उस संस्कृति का भी सम्मान करता हूँ, उस भाषा का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन अफसोस है कि जितने नेगेटिव एक्सपीरियंस दिए हैं, जितने भी उसी राज्य के लोगों ने दिए। ये बहुत गलत बात है। राज्य की इमेज बर्बाद मत करिए। इतनी ऊंची इमेज रखिए कि लोग कहें कि इस राज्य के लोग वास्तव में सब पर भारी हैं। ये होना चाहिए। चीटिंग में कोई भारीपन नहीं है, गलत चीज़ है ये। मैं इस बात के लिए बिल्कुल निंदा करता हूँ इस चीज़ की, उन लोगों की पर्टिकुलरली। इमेज न बर्बाद करें। हमारा राज्य हमारे माँ बाप के समान होता है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, ना कि बर्बाद करना चाहिए। क्लास चलाते हुए पकड़ा है, रेड हुई है, रेड कराई है, दिखवाया है कि चेक करवाया है, और तमाम सारी बातें, ब्लॉक किए गए, दुनिया के उनके कर्म हुए। कैसी कैसी बातें करते हैं, आश्चर्य लगता है। वो ये भूल जाते हैं कि मैं सिर्फ अध्यापक नहीं हूँ, बहुत रेड की हैं और बहुत लोगों को पकड़ा है। बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो वो समझते हैं कि हम बना लेंगे, तो बेटा बना नहीं पाओगे। ठीक है, तुम अपने में संतुष्ट हो सकते हो कि 2-4 बातें तुम करके और इतने में पैसे कमा के तुम ये सोच सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हनन करके, है ना, लेकिन इसका परिणाम आपको ईश्वर देगा। और जब वो परिणाम आपको मिले, तब मेरी बात याद कर लीजिएगा कि आपने मुझे चीट किया था, एक ऑनेस्ट पर्सन को चीट किया था। ये बात आप याद कर लीजिएगा। उस वक्त ईश्वर देख रहा है, बहुत अच्छे से देख रहा है। लीगल एक्शन तो बाद की बात होती है, लेकिन डिवाइन एक्शन, गॉड विल नॉट स्पेयर यू। थैंक यू।